नमस्ते। समग्र शिक्षा अभियान से संचालित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में नवी कक्षा छात्राओं को स्वागत है और सज्जनों को मेरा प्रणाम, छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं। बच्चे, चलो हम पहला पाठ को पढ़ाएंगे। आप सभी ध्यान से अपने अपने किताबें खोलकर पहला चित्रपट को देखिए और इसके बाद हम पाठ में चलेंगे। चित्रपट में क्या क्या दिया गया है, चित्रपट को सभी ध्यान से सुनिए और अपने अपने मन में क्या क्या भावनाएं उठती हैं इस चित्र के बारे में, इन सभी को आप अपने अपने बातों में स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। आप 2 मिनट इस चित्र के बारे में सोचिए और देखिए। बच्चे देख लिया ना चित्र को? आप एक बार शाम पट पर देखिए। पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। गंगा बहती है, यही पाठ का नाम। इस पाठ का गीतकार गाते हैं, गीतकार का नाम होता है शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। ये पाठ का नाम क्या है कि शैलेंद्र कुमार जी ने फिल्मी रंगों में बहुत सारे सिनेमा को बहुत सारे गाने लिखे हैं और इस प्रकार ये भी जिस देश में गंगा बहती है, ये भी एक फिल्म कहानी है। ये तो पहला शीर्षक का नाम रखी है, इस नाम से ये गीत भी गाया है। तो शैलेंद्र कुमार जी ने इसीलिए एक बहुत अच्छा गीतकार है। तो इस देश को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारा देश का नाम क्या है बच्चे? भारत देश। हमारा देश का नाम क्या है? भारत देश। तो पहले हम भारत देश के बारे में कुछ विषय को जानेंगे। हम छोटी कक्षाओं में भी भारत देश के बारे में समझाया है, आप भी सीखा है। लेकिन और एक बात देखिए, तो भारत देश क्या है कि प्राचीन और पुरातन देश है। प्राचीन और पुरातन देश है। तो हमारे देश के चारों ओर क्या क्या होता है आप सभी को पता है। बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पहाड़, जंगल, नदियां, महासागर। तो इस प्रकार हमारा देश के चारों ओर ये सभी होते हैं। महासागर। अच्छा, आप देखिए, आप सभी देखा है कि पर्वत क्या है, पहाड़ क्या है, ये जंगल, नदियां, महासागर, इन सभी के बारे में आप सभी को पता है। और देखेंगे तो हमारा देश प्राचीन और पुरातन है। तो यहाँ हम देखेंगे तो भारत देश बहुत सारे प्राचीन देश है। इसका मतलब इसका संस्कृति संप्रदाय बहुत पुरानी है। सदियों से भी हम इन सभी को क्या करते हैं कि पालन करते आते हैं। तो इन सभी विषयों को, संस्कृति, संप्रदाय और धार्मिकता, सब इन सभी विषयों के हम
ध्यान में रखते हुए हम क्या करना है कि हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है कि नैतिक मूल्य। तो इन सभी का मूल उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्य। इन सभी का प्रतिबिंब ही हमारा देश का प्रतिबिंब ही क्या होता है कि ये नैतिक मूल्य ही होता है। नैतिक मूल्य ही होता है। इसीलिए आने वाले हर एक नागरिक अच्छे नैतिक मूल्यों से आधारित शिक्षा को पाना जरूरी है। तो इस कारण हमारे किताबों में इस प्रकार के पाठों को रख लिया है। बच्चा, आप सभी चित्रपट को अच्छी तरह से देखा है ना? आप अपने अपने मन में होने वाले भावनाओं को बताइए। चलो बच्चे, आप सभी चित्रपट को अच्छे से देख लिया है और अपने अपने विचारों को बताइए। तो पहला क्या है कि इस चित्र में कितने रंग दिखता है? कितने रंग दिखता है? बोलिए, कौन कौन से रंग है? इन सभी रंगों के बारे में आपको पहले ही पता है। वो कौन सा रंग है? पहला रंग होता है केसरिया रंग। केसरिया रंग। और दूसरा होता है सफेद। और तीसरा होता है हरा। और इसके बीच में क्या होता है कि फूल नीली रंग फूल भी दिखता है। तो इन सभी को देखने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में एक विषय को याद आना, क्या है वो? ये सभी रंग किससे संबंधित है? हमारा राष्ट्र चिन्ह तिरंगा झंडा से, तिरंगा झंडा से संबंधित है। तो तिरंगा झंडे में केसरिया रंग होते हैं, सफेद रंग होते हैं, हरा रंग होते हैं और बीच में नीली रंग से अशोक धर्म चक्र होते हैं। क्या होते हैं? अशोक धर्म चक्र। तो आप देखेंगे ये सभी रंगों का क्या संदेश है। ये सभी रंग किसके सूचक करते हैं? तो यहाँ देखिए, केसरिया रंग त्याग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? त्याग का चिन्ह है। और सफेद रंग शांति का चिन्ह है। शांति का चिन्ह है। और हरा रंग सुख और समृद्धि का चिन्ह है। सुख समृद्धि, सुख समृद्धि का चिन्ह है। और इसके बाद आता है अशोक का धर्म चक्र। तो ये अशोक धर्म चक्र के संदेश क्या होता है कि सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अहिंसा का निदर्शन है। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा का निदर्शन है। तो यहाँ देखिए, और एक गीत भी दिया है। और यहाँ क्या दिखता है? उड़ते कबूतर भी दिखता है और उगते सूरज है और आकाश दिखता है और पौधे हैं, नीली रंग में फूल भी है। तो इन सभी के देखेंगे तो इस चित्रपट का क्या भाव है? इस चित्रपट का क्या भाव है? इस चित्रपट में दिए हुए कविता का क्या भाव है? इस चित्रपट का क्या उद्देश्य है? यही हमारा पाठ होता है।
तो इन सभी को देखेंगे तो ये क्या है कि हमारा देश के बारे में और भारतवासियों के बारे में दिया गया है। भारत देश में रहने वाले, यहाँ देखिए, पहला केसरिया रंग सभी भारतवासियों में त्याग की भावना होती है, शांति होती है और हमारा देश में सुख और समृद्धि भी होती है, सुख और समृद्धि भी होते हैं। और इसके बाद हर भारतवासी सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा इन सभी को पालन भी करते हैं। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भारत देश इन सभी गुणों के कारण, हर भारतवासी में इन सभी गुण होने के कारण आज भी हमारा भारत देश महान देश है, महान देश कहलाता है, महान देश कहलाता है। इसे पीढ़ी पीढ़ी तक बनाया रखना, पीढ़ी पीढ़ी बनाए रखना हर छात्र का कर्तव्य है। इसे समझाने के लिए, सिखाने के लिए सरकार ने हमारे किताबों में इस प्रकार के पाठ को दिया है। तो यहाँ हम इस पाठ का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो भारत देश महान देश है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकारी, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। इसे बनाए रखना हर भारतवासी का कर्तव्य है। तो यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रा, आप सभी को समझ में आ गई ना? यही है चित्रपाठ का मुख्य उद्देश्य। సో అందరూ పిల్లలు ఒకసారి చక్కగా వినండి. ఈ పాఠంలో మనకి చిత్రపాఠం గమనించినట్లయితే 3 రంగులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది కేసరియా రంగు, అంటే తర్వాత వచ్చేసి తెలుపు రంగు, ఆరెంజ్, తెలుపు, తర్వాత పచ్చ రంగు. ఈ 3 రంగులు దేనికి నిదర్శనమో మనకు ముందే తెలుసు కదా. ఈ 3 రంగులు మన రాష్ట్ర నిశాన్ అయినటువంటి తిరంగ జెండాలో ఈ 3 రంగులు ఇవ్వబడింది. ఈ 3 రంగులకు ఒక్కొక్క ఉద్దేశము చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ తీసుకుంటే, కేసరియా రంగు తీసుకున్నట్లయితే కేసరియా రంగు త్యాగానికి నిదర్శనం. తర్వాత తెలుపు రంగు తీసుకుంటే శాంతికి నిదర్శనం. తర్వాత పచ్చ రంగు తీసుకున్నట్లయితే ఇది ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా, సమృద్ధిగా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి నిదర్శనం. సో ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో పీఢీ తక్, అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇది మనం కాపాడుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. సో దీనిని ఇలానే రాబోయే తరాల వారికి కూడా ఇవన్నీ కూడా అలాగే మనము అందించాలి, ఇవన్నిటినీ కూడా అందరూ కూడా పాటించేలాగా చూసుకోవాలి అన్నదే ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పని ఎవరా చేయగలుగుతారు అంటే చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు మాత్రమే ఈ పనిని చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు కాబట్టి. तो यहाँ देखेंगे तो हर भारतवासी के अंदर ये सभी गुण है. అంటే పిల్లలు ప్రతి ఒక్క భారతీయుల్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా త్యాగము, శాంతి, సుఖ సమృద్ధి का अर्थ ఏమ్రా అంటే భగవంతుడు మనకి ఏదైతే ప్రసాదించాడో నిరాశ చెందకుండా, అతిగా ఆశపడకుండా ఉన్నంతలోనే తృప్తి పడే గుణాన్ని మనకి, లక్షణాన్ని మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగిందన్నమాట. కాబట్టి
నిరంతరము ఎల్లకాలము కూడా మనము సుఖ సమృద్ధిగానే ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క భారతీయుల్లో తీసుకున్నట్లయితే సత్య, న్యాయ, ధర్మ, హింస ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి ముందు తరాల నుంచి కూడా మనము చూస్తూనే ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, రాముడు, హరిశ్చంద్రుడు, భీష్ముడు, ఇలాంటి వాళ్ళ గొప్ప గొప్ప మహాపురుషులుగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా మన గాంధీ మహాత్మ తీసుకోండి, నెహ్రూ తీసుకోండి, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తీసుకోండి, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, ఇట్లా చాలా మందిని తీసుకున్నట్లయితే మన దేశం కోసం మనం ఏమి చేయడానికన్నా, దేన్ని త్యాగం చేయడానికన్నా సిద్ధంగా ఉంటారు. అంతేవిధంగా శాంతిని నెలకొల్పడం కానీ, ఈ సత్యము, న్యాయము, ధర్మము, అహింస ఇవన్నిటినీ కూడా పాటించడంలో మన భారతదేశానికంటే మిన్న ఇంకా ఏది కూడా లేదు. ప్రపంచ దేశాలు అన్నిటినీ తీసుకున్నట్లయితే మన భారతదేశము చాలా గొప్ప దేశము. ये तो महान देश है. कैसा देश है? महान देश है. बच्चा, आप सभी को चित्रपाठ के बारे में अच्छी तरह से समझाया होगा. अब हम पाठ में चलेंगे. यहाँ पाठ में देखेंगे तो देखिए, आपने किताबों को खोलिए और किताब में देखिए. आप सभी अभ्यास पुस्तिका में शामपट पर जो जो लिखा जाता है उन सभी को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा. और समय मिलने से आपका भी क्या करना है कि इसे बार बार पढ़ना है. तो यहाँ देखिए कुछ कविता दिया है, यहाँ कुछ चरण दिया है, बहुत सारे चरण है और इन चरणों का भाव क्या है इन सभी को हम समझाएंगे. इसके पहले ही आप इस चित्र को देखिए. यहाँ इस चित्रपाठ में देखेंगे तो देखो बहुत बड़े पहाड़ दिखता है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, माने जंगल भी दिखता है और नीचे देखिए नदियां बहती है. तो यही होता है हमारा भारत देश सुख और समृद्धि का निशान है. तो इन सभी को देखकर हमारा देश का महानता के बारे में हम जानना और इसके बारे में समझना चाहिए. बच्चे, अब हम चित्रपाठ के बारे में देखेंगे. चित्रपाठ में आप सभी भी देखा हो 3 रंग दिखता है. कितने रंग? 3 रंग. तो ये 3 रंग क्या क्या रंग है? तो पहला तो केसरिया रंग और सफ़ेद और हरा. इन सब शब्दों को सुनने से हमारे मन में याद आता है कि हमारा राष्ट्र निशान तिरंगा झंडा. हमारा राष्ट्र निशान तिरंगा झंडा. तिरंगा झंडा में भी ये 3 रंग दिखता है. 3 रंगों का 3 उद्देश्य है. तो हम पहला देखेंगे. यहाँ एक कविता दिया गया है और इस कविता को हम गाकर सुनाऊंगी. आप ध्यान से देखिए. शांति का संदेश जहाँ है, सबका सब सम्मान जहाँ है, गीत खुशी की गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है. बच्चों, यहाँ कवि शैलेंद्र कुमार जी ने क्या बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा महान देश है. हमारा भारत देश में
शांति, सुख और सभी एक साथ मिलजुल कर रहना, दूसरों को सम्मान करना, आदर करने का गुण भारतवासियों में रहते हैं। और इसे समझाने के लिए यहाँ कवि जी शैलेंद्र कुमार जी ने गंगा जिस प्रकार पवित्र होता है, उसी प्रकार गंगा मैया के आसपास हम जाएंगे तो हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वहाँ की वातावरण शांति से रहते हैं और निर्मलता से रहते हैं। तो इसीलिए भारतवासियों को गंगा मैया से तुलना किया है। सो गंगा जिस देश में बहती है, उस देश का नाम ही भारत देश है। भारत देश में रहने वाले हर एक भारतवासी गंगा मैया से निर्मल और पवित्र रहते हैं। यही कहने के लिए कवि इस चित्रपाठ में गीत को दिया है। बच्चे, आप सभी चित्र को देख लिया है और इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न दिया। इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको पता है क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या दिखता है? देखो, बोलो। कबूतर, उगते सूरज और पेड़ पौधे दिखता है, खिलते फूल दिखता है और पर्वत भी दिखता है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न, इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगता है? इस चित्र में कबूतर अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का चिन्ह है। सभी के जीवन में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न, इस चित्र में दिखने वाले चीज़ों से क्या संदेश मिलता है? माने इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? हम पहले ही बताया है कि इस चित्र में शांति के बारे में और त्याग, सद्भाव और खुशियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर एक भारतवासी के अंदर ये सब गुण निहित होता है। तो इसीलिए इस चित्र और इस चित्र में दिए हुए कविता के संदेश यही होता है। सब भारतवासियों का गुण अच्छा है और वे सभी गंगा मैया से पवित्र और निर्मल होता है। और इस पाठ में इन सभी रंगों का, और यहाँ कबूतर दिखता है, उगते सूर्य दिखता है और पहाड़ें, हरा भरा पौधे, खिलते हुए फूल, ये सब दिखता है। इन सब का उद्देश्य क्या है कि हमारा भारत महान देश है, यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। इसे बनाया रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, यानी हर एक छात्र का धर्म है, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति संप्रदायों को बनाया रखने का कर्तव्य छात्रों का होता है। आज का बालक कल का नागरिक होने के ये सब हमारा सिर पर रखी हुई है। तो यहाँ देखेंगे तो यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है।
बच्चे अब पाठ को देखेंगे। एक बार किताब में अपने पाठ को देखिए। यहाँ देखेंगे तो हमारा भारत देश का सुंदर वर्णन किया है। देखिए, चारों ओर बहुत बहुत पहाड़ है, बड़े बड़े पर्वत है और नदियाँ, सागर, ये सभी दिखता है। मैं एक बार कविता को गाकर सुनाऊंगी, आप सभी ध्यान से सुनिए। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल करके रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसने मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया से कहती हैं। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। पाठ में बहुत गीत चरणों के रूप में दिया गया है। हम इस पद्य को हम देखेंगे एक एक के लेकर। यहाँ पहला पद्य है। होंठों पे सच्चाई रहती है,
जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। सो होंठ, होंठ का मतलब क्या होता है कि लिप्स, पेदवी। पे का अर्थ मीदा। सच्चाई का माने निजम, सत्य। दिल, दिल का अर्थ होता है हृदय, मन। सफाई, स्वच्छता, परिशुभ्रता। यहाँ निर्मलता। ये सब इस पद्य में होने वाले नए शब्द। और इसके बाद इस पद्य का भावार्थ क्या है हम देखेंगे। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में रहने वाले ही भारतवासी है। गंगा जिस प्रकार पवित्र और निर्मल रहते हैं उसी तरह भारतवासी भी पवित्र और निर्मल, सत्यवान होते हैं। उनके होंठों पे, उनके मुख से निरंतर सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही निकलते हैं। उसका दिल में कैसा होता है कि निर्मल भाव होता है, सब लोगों के लिए स्वच्छ प्रेम दिखता है। उसका मन में स्वच्छता होता है। इस प्रकार के गुण होने वाले भारतवासी जहाँ रहते हैं कि पवित्र गंगा बहने वाले भारत देश में रहते हैं। और समझ गए ना छात्रा। और अब देखेंगे दूसरा। देखिए दूसरा पद्य। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ हमको माने क्या अर्थ होता है कि भारतवासी को। यहाँ भारतवासियों को अधिक दुराशा नहीं है, दुराशा नहीं है, लालच नहीं है। जो भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें ही जीवन बिताना वो सीखा है। तो इसीलिए भारतवासी बहुत बड़ा सत्यवान कहते हैं। तो इस प्रकार भारतवासी प्रमुख गुण होता है कि हमारे घर या हमारा देश को जो मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उन लोगों को हम प्राण से भी अधिक से प्यार करते हैं, प्राण से भी अधिक प्यार करते हैं और उसे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप सभी सुना होगा हमारी संस्कृति संप्रदायों में क्या कहा जाता है कि सदियों से भी हम अतिथियों को भगवान मानकर उसे सम्मान करते हैं, उसे सम्मान करते हैं। इस प्रकार के जीवन में जीना ही भारतवासी बहुत खुश होते हैं। यही इस पद्य का भाव है। यहाँ देखेंगे तो प्यार। आप सभी क्या करना है कि अपने अपने अभ्यास पुस्तिका को खोलो और इन सभी को मैंने जो जो बताता है उन सभी को लिख लीजिए। तो इस पद्य में देखिए प्यार। प्यार का अर्थ क्या होता है? प्रेम। इसका विलोम शब्द आता है प्यार द्वेष। प्यार द्वेष। लालच
दुराशा। दुराशा का विलोम शब्द होता है आशा। तो इस प्रकार हम हर एक पद्य में होने वाले कठिन शब्द व्याकरणांशों को भी दृष्टि में रखते हुए हम पढ़ना जरूरी है। यहाँ देखिए, हम पहला पद्य में यहाँ सच्चाई का अर्थ हमने सत्य, तो इसका विलोम शब्द आता है असत्य। तो इस प्रकार, और देश, देश का विलोम शब्द होता है विदेश। बहती है, बहती है का अर्थ होता है प्रवहिंचुटा। और हम यहाँ देखेंगे तो मैं, तू, तुम, इन शब्दों के लिए बहुवचन रूप हम, बहुवचन रूप हम। तो इस प्रकार हम पद्यों में होने वाले हर एक शब्द का अर्थ और उसमें होने वाला व्याकरणांश को अच्छी तरह से समझ सके तो हम आसानी से भाषा को लिख सकते हैं और पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को सरल रूप से लिखते हैं। और इसके बाद आते हैं तीसरा पद्य। तो यहाँ देखिए, इस पद्य में क्या दिया है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ साथी है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम सभी को पता है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश का नाम ही भारत देश है। सब भारत देश में रहने वाले भारतवासी कहते हैं। तो यहाँ बहुत सालों से हमारी माँ धरती हम सभी को बच्चों मानकर हमको पालन पोषण करते हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हैं, हम सभी को संभालते हैं। जो जो भी काम करते हैं हम धरती पर उन सभी को सहनते हैं। इस प्रकार बहुत सालों से ही आते ही रहते हैं। यही होता है हमारा माँ धरती। तो हम सभी को बच्चे मानते हैं, इसीलिए हम सभी को संभालते हैं, सहनते हैं। इस प्रकार सभी लोगों के अंदर भी सहनता, सहनशीलता, ये सब गुण निहित है। किसके अंदर? भारतवासियों के अंदर। यहाँ हम देखेंगे तो धरती, धरती का अर्थ है भूमि, माँ का अर्थ है माता। सदियों से, साल, वर्ष, कुछ वर्ष से, शताब्दमुలుగా सब कुछ सहनते हैं। हम इतनी सहनशीलता से रहने वाले धरती पर हम रहते हैं, हम बहुत गर्व करना है। यह धरती ही भारत देश है, हम सब भारतवासी हैं। तो इसके बाद आते हैं, इसमें देखेंगे तो क्या है कि धरती का अर्थ वसुधा, भूमि, और बच्चा एकवचन होता है, बच्चे बहुवचन होता है। और अगला पद्य को देखेंगे। यहाँ देखिए, आप सभी किताब को देखो और वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, इन सभी विषयों को ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो पूरब का अर्थ क्या होता है कि तुर्प।
పూరబ్ वाले माने तूर्पु दिशलो निवसिंचे वालों అని। तो यहाँ हम दुनिया के मानचित्र में देखेंगे तो हमारा भारत देश पूरब की ओर से रहते हैं, इसीलिए हम सभी को पूरब वाले कहते हैं। ये पूरब वाले का मतलब होता है भारतवासी। तो भारतवासी का और ये एक लक्षण क्या है कि और ये गुण क्या होता है कि हर एक प्राणी का मूल्य को जानते हैं, हर एक प्राणी का मूल्य को जानते हैं और हर एक प्राणी को इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं होता है, कुछ विदेशों ने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दुनिया में होने वाला हर एक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो समझदार मानते हैं, होशियार मानते हैं, लेकिन इंसान को किस तरह मानवता से देखना है, इंसान को माने आदमी को किस प्रकार हम देखना है, उससे किस प्रकार के व्यवहार करना है, ये सब विषय उन लोगों को पता नहीं है। किन लोगों को? विदेशी लोगों को। लेकिन वो दुनिया में होने वाले बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किए हैं, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो, लेकिन आदमी को नहीं जानते हैं। आदमी का मतलब क्या होता है, आदमी को हम किस प्रकार का इज्जत करना है, उसे किस प्रकार आदर करना है और उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार करना है, ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पूरब वाले शैलेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा तरीका से कहा है कि पूरब वाले वैसा नहीं है, हर जान की कीमत को जानते हैं, हर एक प्राणी का मूल्य को जानते हैं, वो हर एक आदमी को लेकर हर एक जीव जंतु को वो क्या करते हैं कि उसको पालन पोषण करना सीखा है, उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार करना सीखा है। यही होता है भारतवासियों का मुख्य लक्षण। इंसान, यहाँ देखिए इंसान का अर्थ होता है आदमी, मनुष्य। पहचानना, गुर्तिंचुट, जानना। पूरब, तूर्प। जान का अर्थ होता है प्राणम, प्राण। कीमत, विलुवा, मूल्य। कीमत का अर्थ होता है मूल्य। यहाँ देखिए व्याकरणांश इस पद्य में इंसान का अर्थ क्या होता है, आदमी। आदमी का विलोम शब्द होता है औरत। लिख लीजिए सब लोग। और क्या है, कीमत। कीमत का अर्थ क्या होता है, वेला, विलुवा। दोनों प्रकार के हम लिख सकते हैं। ज्यादा, ज्यादा का अर्थ होता है ఎక్కువాని। ज्यादा, थोड़ा, इसका विलोम शब्द आते हैं थोड़ा। तो इस प्रकार हम हर एक पद्य को समझते समय उस पद्य को ठीक ठीक से, इस पद्य में होने वाले कठिन शब्दों का अर्थ क्या है, शब्दार्थ, व्याकरणांशों के साथ सीखना जरूरी है।
और बच्चे, अब आज का सत्र में हम जिस देश में गंगा बहती है कविता पाठ में 4 कविताओं को पढ़ाया है, समझाया है। मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी भी समझ गए हैं, और आपको समझ में नहीं आया तो आप अगले सत्र में पूछ सकते हैं। और यहाँ आज का सत्र को हम समाप्त करेंगे, लेकिन आप सभी से एक विषय को पूछना नहीं, आप सभी को बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा इस प्रकार ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रारंभ करके सरकार ने हमको बहुत बड़ा लाभ किया है। हम सभी भी इस कार्यक्रमों के द्वारा बहुत लाभ उठाते हैं, और कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घर पर रहते हुए स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे, और अपने अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सब शिक्षा पाने वाली है, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। कोविड-19 को हम सभी क्या करना है कि इससे ना डरकर किस प्रकार हम आगे बढ़ना है, इसके लिए सोचना है। और साथ साथ जो कोविड निबंध है, इन सभी निबंधों को आप सभी को पालन करना जरूरी है। धन्यवाद।